हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11th, लेसन नेम रिबेल्स एंड द राज, टॉपिक अवध इन रिवोल्ट, पॉइंट ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। किसने कहा ये लॉर्ड डलहौजी ने अवध स्टेट के बारे में ये बातें कही थी। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में क्या कहा था कि ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा, और उन्होंने ऐसा 1856 में अवध के रूलर को वहाँ से हटा करके इस एम्पायर को अपने ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया। ये सिलसिला बहुत लंबा चला था। 1801 के अंदर यहाँ पर सब्सिडायरी अलायंस लागू कर दिया गया था, जिसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश एम्पायर की परमिशन के बिना अवध का रूलर अपनी सेना नहीं रख सकता। इसके साथ साथ यहाँ पर रेजिडेंट अवध के अंदर छोड़ दिया गया है। रेजिडेंट सारी जानकारी जो है ना ब्रिटिश एम्पायर को या अपने रूलर को जो है ना टाइम टू टाइम दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो चीफ थे, जो तालुकदार थे, जमींदार थे, उनके ऊपर भी यहाँ के का जो देशी रूलर है, अवध का रूलर है, उसका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। क्यों अवध के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है ब्रिटिश लोगों का? क्योंकि अवध की जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि यहाँ आसानी से कॉटन और इंडिगो को लिया जा सकता है, जिसकी इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। 1850 तक ब्रिटिश वालों ने ऑलमोस्ट बंगाल, कर्नाटक, यहाँ तक कि जो है ना पंजाब, दोआब, बहुत बड़ा एरिया जीत लिया है। अवध को उन्हें अब जीतना बाकी था, जो उन्होंने 1856 में ये काम पूरा कर लिया है, इसको एनेक्स करके। रेजिडेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? ये रेजिडेंट कौन होता है? ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पर? जहाँ ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल नहीं है, वहाँ पर इसको जो है ना छोड़ा जाता था। जहाँ डायरेक्टली ब्रिटिश रूल नहीं है, जहाँ इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल होता था, वहाँ पर इसको छोड़ा जाता था। सब्सिडायरी अलायंस क्या होता है? लॉर्ड वेल्जली ने 1798 के अंदर ये सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी कुछ जो ना कंडीशन होती थी, कुछ टर्म्स होते थे। वो टर्म्स या कंडीशन क्या है कि कोई भी जो देसी रूलर हैं वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता खुद की। वहाँ ब्रिटिश आर्मी रहेंगी, उसका सारा खर्च यहाँ के देशी राजाओं को देना पड़ता था। कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो प्रोटेक्शन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। देशी राजा किसी के साथ भी वार या ट्रीटी नहीं कर सकता, ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसने परमिशन लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पर ये सहायक संधि जिसको हम बोलते हैं सब्सिडायरी अलायंस 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने बनाई थी, ये सिस्टम चलाया था। यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट क्या है? द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। किसके बारे में कहा गया है? अवध के बारे में। कि अवध को 1856 में जब ब्रिटिश वालों ने एनेक्स कर लिया था, अपने एम्पायर में जोड़ लिया था, और जोड़ने के बाद यहाँ के रूलर को एक तरह से या ये कह सकते हैं निष्कासित कर दिया था, और उसको पकड़ करके यहाँ का रूलर कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को जो है ना कलकत्ता भेज दिया। वाजिद अली शाह अपने इतना नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूलर था। अवध की जनता इनको बहुत हार्टली जो है ना इनसे लव करती थी, प्यार करती थी। अवध के अंदर जब इसको कलकत्ता भेजा गया तो
लोग रोते हुए इनके पीछे पीछे कानपुर तक चले गए थे। ऐसा यहाँ की रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है। यहाँ पर कोई भी रोड, कोई भी मार्केट, कोई भी स्ट्रीट ऐसी नहीं थी जहाँ पर वाजिद अली शाह के बारे में चर्चाएं नहीं हो रही थी। यहाँ पर जो फोकलोर हैं उनमें भी जो है ना ये गीत गाए जाते थे कि किन के बारे में, ब्रिटेन वालों के बारे में, कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क ले लिनो, हमारा जो अंग्रेज लोग यहाँ आए और हमारा सब कुछ छीन लिया। तो जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया तब यहाँ के लोगों ने क्या कहा है, द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, कि हमारे शरीर से जो है जान चली गई है, जान निकल गई है, क्योंकि वाजिद अली शाह को अवध के लोग बहुत ज़्यादा हार्डली प्यार करते थे। इससे जब वाजिद अली शाह को वहाँ भेज दिया गया तो यहाँ की जो कोर्ट की जो कल्चर है, यहाँ के जो कोर्ट थी नवाब अली की, उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति एक तरह से बदल गई है। यहाँ जो म्यूजिशियन थे, यहाँ जो डांसर थे, यहाँ जो पोइट थे, यहाँ जो आर्टिसन थे, जो सर्वेंट थे, सबकी नौकरी चली गई और एक तरह से ये लोग जो ना अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ ए वर्ड। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि फिरंगी राज का आना और दुनिया का खात्मा होना। ये लोग किन के बारे में कहा गया है ऐसा, किसने कहा, अवध में। अवध को जब 1856 में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया गया तो यहाँ के सभी लोग, कौन, यहाँ के प्रिंसेस जो थे, यहाँ के तालुकदार थे, यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, यहाँ के पीजेंट थे, यहाँ के सिपोइज थे, जब अंग्रेज़ों का इन्होंने ये हाल देखा तो वो सब एक कनेक्ट हो गए, यानी एक तरह से वो जुड़ गए और उनको अब ये एहसास होने लग गया कि एक दुनिया का, यहाँ पर जो है ना हमारी जो दुनिया है उसका एक तरह से खात्मा हो गया। यहाँ के लोगों की जो इश्यूज थे, जो ट्रेडिशन थी, जो लॉयल्टी थी, यहाँ 1815 में वो बिल्कुल जो है ना साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि सभी लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। 1856 से पहले इंडिया, अवध के अंदर तालुकदार जो लोग थे वो बहुत ही पावरफुल थे, लोगों के ऊपर उनका कंट्रोल था। एक एक तालुकदार के पास 12,000 तक की आर्मी होती थी और छोटे से छोटे तालुकदार के पास 200 सिपाहीज या आर्मी होती थी। यहाँ पर जब ब्रिटिश वालों ने अवध को अपने अंदर मिलाया तो ये तालुकदार लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी जो आर्मी थी, जो सिपाहीज थे, जो पुलिस थी उनके पास अपनी, वो डिसॉल्व कर दी गई थी, वो भंग कर दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, ये वो चीज़ें हैं, वो कॉजेज हैं जिनकी वजह से यहाँ के लोग ब्रिटिश वालों से बहुत तंग हो गए थे, जिनकी वजह से उन्होंने 1857 के म्यूटनी में पार्टिसिपेट किया था, विद्रोह में हिस्सा लिया था। और क्या किया यहाँ पर, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी जो थी वो, उसके बारे में यहाँ पर क्या है कि 1856 के अंदर उन्होंने सब यहाँ पर क्या कर दिया, समरी सेटलमेंट, यानी एक मुश्त बंदोबस्त, यानी वो भी उस जिसकी डिमांड बहुत ऊंची थी, यानी एक ही बार में ताल्लुकदार लोगों से वो रेवेन्यू लेते थे जिसकी डिमांड बहुत हाई होती थी, जिसको देना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और जो भी ताल्लुकदार ये पेमेंट नहीं कर पाता था तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता था। इस तरह यहाँ पर 1856 के लास्ट तक 68% जो गांव थे, वो विलेज थे, वो ताल्लुकदारों से जा चुके थे। बहुत कम विलेज जो है ना उनके पास रह गए थे। तो इसलिए ताल्लुकदार लोग ब्रिटिश वालों से बहुत ज़्यादा
नाराज थे, इसलिए उन्होंने 1857 की म्यूटनी में जो है ना पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू जो ऑफिसर थे उनका अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि हम ये जो लैंड है वो जो इनके रियल मालिक हैं उनको देंगे, मतलब किसको, किसानों को। बट उन्होंने ये लैंड किसी को भी नहीं दी, बल्कि यहाँ पर रिवेन्यू जो डिमांड थी वो उसको 30% से लेकर के 70% तक जो है ना बढ़ा दिया। तालुकदार लोग 1856 से पहले अवध के अंदर ये बिल्कुल सही है कि तालुकदार लोग यहाँ के लोगों को जो है ना एक तरह से मैं ये बता दूं कि ऑप्रेस करते थे। उनका एटीट्यूड भी जो है ना अच्छा नहीं था, किसके प्रति, लोगों के प्रति, यहाँ के पीजेंट्री के प्रति। बट ये जो तालुकदार थे सभी एक जैसे भी नहीं थे। यहाँ की पीजेंट्री अपनी लॉयल्टी अपने तालुकदार के साथ दिखाते थे, तालुकदार भी अपने पीजेंट्री जो लोग थे, किसान लोग थे, उनसे प्यार करते थे। एक उनको किसानों को एक तरह से पेरेंट की तरह वो देखते थे किसान उनको, कि जब भी उनको नीड होती थी, जब भी मैरिज होती थी उनकी लड़की की या लड़के की मैरिज होती थी, या जब भी उनकी क्रॉप फेल होती थी, या जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता था, तो तालुकदार लोग उनको लोन देते थे और उनको जो है ना अपनी प्रोटेक्शन में ले लेते थे। इस तरह ये पीजेंट्री लोग भी अपने तालुकदार को तंग देखकर खुश नहीं थे, इसलिए 1857 की म्यूटनी में किसान लोगों ने या पीजेंट्री लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहाँ पर अवध के अंदर और क्या है कि तालुकदार जो लोग थे वो नवाब के प्रति बहुत लॉयल्टी रखते थे। 1857 की जब म्यूटनी हुई तो यहाँ के तालुकदार और पीजेंट्री ने लखनऊ के अंदर नवाब अली वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी हजरत महल, बेगम हजरत महल, उसका साथ दिया। 1857 में डिफीट होने के बाद भी वो हजरत महल के पास ही रही। यानी तालुकदार लोग जो है ना चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर जो है ना यहाँ से ख़त्म हो, ब्रिटिश वाले यहाँ से जाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिपाहीज लोग थे उनका और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी के लोग थे उनका यहाँ सिस्टम बिगड़ने लग गया था। 1820 तक ब्रिटिश आर्मी के लोग इंडियंस आर्मी के लोगों से, यानी इंडियंस आर्मी मीन इंडियंस जो लोग आर्मी में थे उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था उनका। वो रेसलिंग करते थे एक दूसरे के साथ, वो हंटिंग करते थे एक साथ साथ, वो घूमने जाते थे एक साथ साथ, बातें करते थे, मजाक करते थे। बट 1856 तक आते आते उनका एटीट्यूड एकदम से बदल गया। उनके ऑफिसर इंडियंस लोगों को जो है ना गाली गलौज देते थे, मिसबिहेव करते थे, इंडियन डॉग तक कहते थे। इसलिए ये तालुकदार लोगों के साथ साथ जो सिपाहीज जो आर्मी में जो इंडियंस लोग थे वो जो है 1857 की म्यूटनी में उन्होंने इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1820 से पहले वो लोग उनको बहुत अच्छे से छुट्टियां देते थे, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता था। लेकिन 1820 के बाद ये सब कुछ बदलता हुआ नजर उनको मतलब ये फील हुआ। इसलिए ये लोग इन लोगों को ब्रिटिश लोगों के ऊपर बिल्कुल भी एक तरह से ट्रस्ट विश्वास अब नहीं रह गया था। इसीलिए जो रूमर्स जो फैली कौन सी एनफील्ड राइफल वाली, तो आसानी से इन सिपाहीज ने, इन पीजेंट्री ने, इन तालुकदार लोगों ने उनके ऊपर विश्वास आसानी से कर लिया। क्योंकि ये सभी लोग अवध के लोग, बंगाल की आर्मी में मोस्टली कौन है, अवध के लोग। और यहाँ पर जितने भी आज का जो यूपी है, जो अवध है, जो यहाँ बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, यहाँ पर यहीं के लोग आर्मी में थे। इसलिए यहीं के लोग आर्मी में होने से जब एनफील्ड राइफल को दिया गया तो यहाँ के लोकल लोगों ने भी इन सिपाहीज का जो है सपोर्ट किया था। तालुकदार सबसे ज़्यादा जो मार पड़ने वाली है ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश लोगों से, वो किसके ऊपर पड़ी, तालुकदार। यहाँ पर तालुकदारों की सोच क्या है, यहाँ पर एक
हनुमंत सिंह एक तालुकदार है, जो एक अंग्रेज ऑफिसर को जिसने जो है ना एक तरह से शेल्टर दिया है जब 1857 की रिवोल्ट हुई। उसमें हनुमंत सिंह क्या कहता है, हनुमंत सिंह क्या कहता है किसको, उस ब्रिटिश ऑफिसर को, कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर आए, आपने आते ही हमारी सारी ज़मीन जो हमारी एंसेस्टर से हमें मिली थी आपने सब हमसे जो है ना छीन ली, क्योंकि आपका टाइम बुरा वक्त जो ना आया। कब की बातें हैं, 1857 में मई और जून के आसपास की बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको छोड़ने के लिए यहाँ तक आया हूँ, मैंने आपको प्रोटेक्शन दिया है, पर अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर के लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूँ, देश से बाहर आपको निकाल सकूँ। यानी 1857 के अंदर तालुकदार लोग, लैंडलॉर्ड जो लोग हैं, पीजेंट्री हैं, सिपोइज हैं, प्रिंसेस हैं, उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। इसलिए 1857 की म्यूटनी में इन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ओके, थैंक यू।